तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अभी तक जो है हम सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए पैकेजिंग वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है आज का, उसका नाम है सेंट्रल डोग्मा। क्या नाम है? सेंट्रल डोग्मा। हाँ, अगर हम बात करें सेंट्रल डोग्मा की, तो ये बताता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है। कहने का मतलब, अगर मान लिया हमारे डीएनए को किसी कैरेक्टर को या किसी फंक्शन को कंट्रोल करना है, तो वो किस तरीके से वर्क करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। और अगर हम बात करें सेंट्रल डोग्मा, तो इसको प्रपोज किसने किया था, मतलब दिया किसने था? तो प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक। वही वाटसन और क्रिक वाले क्रिक हैं, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। और सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है? लीनियर या यूनि डायरेक्शनल बोल दो, यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा होगा? यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में होगा। एंड वो डायरेक्शन क्या है? सबसे पहले लेट से मेरे पास डीएनए है, तो अगर मान लिया डीएनए को कोई प्रोटीन या किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? डीएनए एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए। एंड देन ये एमआरएनए आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन। और वही प्रोटीन आगे मॉडिफाई होकर हार्मोन्स या एंजाइम्स जैसे भी काम करना है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, डीएनए से लेके एमआरएनए बनना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। और अगर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांसलेशन। बट आपको पता है कि डीएनए से डीएनए भी बन सकता है। और जब डीएनए से डीएनए बनाने की हम बात करते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। तो अगर हम बात करें कि डीएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है? रेप्लिकेशन। क्या है? रेप्लिकेशन। इतनी बातें किसने बताई थी? फ्रांसिस क्रिक ने बताई थी। बट आगे चल करके हमें ये भी पता चला कि भाई जरूरी नहीं है कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, यानी ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा हो। कई सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनके जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। और वो जब किसी ह्यूमन को या किसी इंडिविजुअल को जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, उस पर अटैक करते हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। और अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस इन्होंने इस्तेमाल किया, देखो ध्यान से, आप बताओ। हम बोल रहे थे डीएनए से आरएनए बनने को क्या? ट्रांसक्रिप्शन। तो अभी उल्टा हो रहा है, तो बस कुछ नहीं, इसका नाम क्या रख दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम रख दिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बस इतना ही है सेंट्रल डोग्मा। अगर हम बात करें, ये जो सेंट्रल डोग्मा के सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपने एक वर्ड सुना रेप्लिकेशन, एक वर्ड सुना ट्रांसक्रिप्शन, एक ट्रांसलेशन। वैसे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात इस चैप्टर में नहीं होती है। हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नाम के चैप्टर है, वहाँ एचआईवी का जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ी सी बात होगी। बट ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो भी प्रोसेस का नाम सुनो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, यही तीन प्रोसेस अब बाकी के चैप्टर में आपको पूरी पढ़नी है। ये तीनों प्रोसेस खत्म और चैप्टर खत्म। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे रेप्लिकेशन। हेडिंग क्या डालेंगे? रेप्लिकेशन, या फिर आप बोल दो डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें बच्चे, तो सबसे पहली बात कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। पहली बात सुनो, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव।
रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो इसकी 50% इंफॉर्मेशन या 50% चीजें कैसी रहेंगी, प्रीवियस जनरेशन के जैसे रहेंगी या प्रीवियस जैसी दिखेंगी, जबकि इसकी 50% चीजें क्या होंगी, नहीं बन जाएंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो येलो कलर के डीएनए स्ट्रैंड हैं, मैंने क्या किया, इससे क्या बनाया, नया स्ट्रैंड बनाना चाह रहा हूँ, तो होगा क्या, ये दोनों अलग अलग स्ट्रैंड सेपरेट होंगे, येलो कलर से ही ले रहा हूँ, ये दोनों येलो कलर के स्ट्रैंड सेपरेट होंगे और मान लिया इसके सामने ऐसे भैया पिंक कलर से स्टैंड बन गया। तो अगर आप देख रहे हो तो हर एक नए डीएनए के स्टैंड के पास हाफ इंफॉर्मेशन पिछले जनरेशन की जैसी है और हाफ क्या हो गई है, न्यू हो गई। तो कहने का मतलब नया स्टैंड जब भी सिंथेसाइज होगा तो उसका 50% पोर्शन क्या होगा, प्रीवियस जैसा होगा और 50% पोर्शन कैसा होगा, न्यू होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव नेचर जो डीएनए रेप्लिकेशन का है, इसको प्रपोज्ड किसने किया था, proposed by Watson and Crick। Watson and Crick मतलब इन दोनों ने ही बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। बट डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको प्रूफ किसने किया था, प्रूव्ड बाय मिशेल्सन एंड सटल। मिशेल्सन एंड सटल 1958 में किया था और एंड एक और चीज, मिशेल्सन एंड सटल ने कब किया था, 1958 के अंदर। और एक और बंदे थे जिनका नाम था टेलर एंड इनके साथ में जो थे कलीग्स, और जो इनके कलीग्स थे इन्होंने भी प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था विसिया फावा, जिसको हम बोलते हैं फावा बीन। क्या बोलते हैं, फावा बीन। तो एक प्लांट के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन लोगों ने यानी टेलर और सटल ने, सॉरी मिशेल्सन एंड सटल ने एक्सपेरिमेंट कहाँ किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर किया था। इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या है, हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी यहाँ बहुत सारी एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। पहली बात तो ये। इसके बाद अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस। ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ हम डीएनए का इस्तेमाल करके डीएनए ही बना रहे हैं। मतलब सिंपल शब्दों में हमने एक डीएनए का स्ट्रैंड लिया और उसकी कॉपी करके नया डीएनए स्ट्रैंड बना दे, मतलब सेम से सेम, दैट इज ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम जो होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइम लगता है, उसकी बात हम करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन में कितना कितना टाइम किसके किसके अंदर लगता है। अगर हम बात करें जो है डीएनए रेप्लिकेशन की, तो इसमें हमें कई सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं और ये मैकेनिज्म जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग मैकेनिज्म है। ठीक है ना। तो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है इसको तो हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझने वाले हैं आज की क्लास में कि ये कैसे प्रूफ हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो दो चीजें पढ़नी है, एक तो पहले हम प्रूफ पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, ये कैसे पता चला, एंड इसके बाद फिर पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है, वो मैकेनिज्म है, वो क्या है और कैसा है। ठीक है। तो सबसे पहले अब चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव नेचर।
यानी डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। सबसे पहली बार मैंने आपको बताया है कि इसको किसने दिया था, गिवन बाय मिशेल्सन एंड शटल। कब दिया था? इन 1958 में। अगर हम बात करें तो इनका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था? वो था इकोलाई। अब देखते हैं इन्होंने कैसे ये बातें प्रूफ की। सबसे पहली बात इन्होंने क्या किया, जो इकोलाई बैक्टीरिया था, कौन सा बैक्टीरिया? इकोलाई बैक्टीरिया जो था, इसको ग्रो किया इन NH4Cl। मैंने क्या बोला? NH4Cl, यानी NH4Cl का एक मीडियम है, एक ऐसा मीडियम जहां पर क्या है, NH4Cl है। और इस NH4Cl के अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन 15, मतलब हैवी नाइट्रोजन। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या किया, एक मीडियम बनाया, उस मीडियम में इकोलाई बैक्टीरिया को ग्रो किया। इंपॉर्टेंट बात कि उस मीडियम के अंदर जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन था वो कौन था? NH4Cl था। एंड उस सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा मैंने हाइड्रोजन पे 15 लगा दिया, जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन था वो कौन था? NH4Cl था। और नाइट्रोजन कौन सा लिया है इन्होंने? N15 लिया है। कौन सा लिया है? N15, मतलब हैवी नाइट्रोजन, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब हुआ क्या कि हमें आगे मिलेगा भी क्या? इकोलाई विद हैवी नाइट्रोजन, मतलब N15 इन इट्स डीएनए, इन इट्स डीएनए। मतलब भैया इकोलाई को जब आप दे रहे हो सिर्फ हैवी नाइट्रोजन, तो भाई जब भी इसको डीएनए की कॉपी बनानी होगी तो क्या करेगा? वो हैवी नाइट्रोजन इस्तेमाल करेगा। और जब जब ये हैवी नाइट्रोजन इस्तेमाल करके कॉपी बनाएगा, धीरे 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 कई सारी जनरेशन, हाँ ये जो ग्रो किया है ये एक जनरेशन में नहीं, ये क्या किया है? फॉर मैनी जनरेशन, क्योंकि ये सब काम एक जनरेशन में नहीं होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारी जनरेशन इसकी ग्रो की और फाइनली इसको एक ऐसी जनरेशन मिली जिसके पास डीएनए कैसा था? हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए था। हमें ये चाहिए था। ठीक, अगला इन्होंने क्या किया, यही सेम चीज रिपीट की, मतलब ठीक है यहां तक ग्रो कर लिया। इन्होंने जो दूसरा मीडियम लिया वो क्या था? NH4Cl में नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम था। वो कैसे किया वो आगे देखते हैं हम। एक और चीज, इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था? डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ सीजियम क्लोराइड, CaCl का यूज किया था, यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी। अब सोचो, अगर किसी डीएनए के पास हैवी नाइट्रोजन होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर किसी के पास जो है NH4Cl में N14 होगा, मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो उसके मेजरमेंट के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था? सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट इस्तेमाल किया था। अब अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो आगे ये क्या करते हैं? पहली बात, इकोलाई पर एक्सपेरिमेंट हुआ है, बैक्टीरिया को, एक नॉर्मल बैक्टीरिया को ग्रो किया गया है एक ऐसे मीडियम में जिस मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन था? हैवी नाइट्रोजन था। और बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो किया तो हमें इकोलाई बैक्टीरिया ऐसा मिला जिसका पूरा डीएनए किसका बना हुआ था? हैवी नाइट्रोजन का बना हुआ। क्लियर बात? जब ये चीज हो गई तब इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो अगर हम बात करें इसके बाद मिशेल्सन एंड शटल ने क्या किया, तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास डीएनए है इकोलाई का जिसके पास कौन है? N15 है। N15 मतलब हैवी नाइट्रोजन है। अगर हम इसकी डेंसिटी मेजर करेंगे, डेंसिटी, तो मेरे पास ये डेंसिटी ग्रेडियंट है सीजियम क्लोराइड की, और इसकी डेंसिटी कहाँ आ रही है? नीचे, क्योंकि भाई नीचे की तरफ शटल हो गया, डेंसिटी ज्यादा थी तो कहाँ चला जाएगा? बॉटम पे। तो मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? यहाँ है। मेजरमेंट ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों डीएनए कैसे हैं? N15 है। अब हुआ क्या, ये हैवी है, हमने इसको कहाँ डाल दिया?
NH4Cl वाला मीडियम और उस पर कौन सा नाइट्रोजन है? 14 है। कौन सा नाइट्रोजन है? 14 है। इस बैक्टीरिया को 20 मिनट लगता है अपनी अगली जनरेशन बनाने में। तो 20 मिनट के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो क्या हुआ कि हमें डेंसिटी ग्रेडियंट पर हाइब्रिड टाइप का मिला। मतलब पहले बैंड कहां आ रहा था? यहां नीचे आ रहा था, मतलब डीएनए के ऊपर क्या था? हैवी नाइट्रोजन था। अब बैंड थोड़ा सा ऊपर मिला। हमने 40 मिनट के बाद ये मेजरमेंट की, मतलब 20 मिनट यहां हो गया और 20 मिनट अगली जनरेशन के लिए। तो टोटल 40 मिनट के बाद हमने जब मेजरमेंट की तो हमें क्या देखने को मिला? एक बैंड बीच में मिला, एक बैंड ऊपर मिला, और स्टार्टिंग में एक बैंड कहां मिला था? नीचे मिला था। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो आपको क्या दिख रहा है कि नीचे वाला हैवी, बीच वाला क्या हुआ? मिक्सर है दोनों का, हाइब्रिड का, और ये लास्ट वाला क्या है? लाइट वाला है। अब मैं इसको एक बार समझाता हूं, खुद डायग्राम बना के आपको ये बनाना है, लेकिन उससे पहले यहां समझना। आप मुझे बस एक सिंपल सी बात बताओ, जो ई कोलाई होगा उसके दोनों डीएनए कैसे होंगे? हैवी। मतलब उस दोनों डीएनए पे क्या होगा? N15। दोनों डीएनए पे क्या होगा? N15। दोनों पे क्या होगा? N15। हमने क्या किया, इस ई कोलाई को अब छोड़ दिया है कहां पर? एक ऐसे मीडियम के अंदर जहां नाइट्रोजन कौन सा है? 14 वाला है, और 20 मिनट तक हमने छोड़ दिया है। 20 मिनट के बाद इसकी अगली जनरेशन बन जाती है। यहां हमने डेंसिटी ग्रेडियंट में मेजरमेंट की थी, तो डेंसिटी क्या आई थी? हैवी आई थी। मतलब डेंसिटी से हमें पता चला था कि डीएनए के पास कौन सा है? हैवी नाइट्रोजन है। अब हमने जब 20 मिनट तक छोड़ दिया तो हुआ क्या? जब रेप्लिकेशन होता है ना तो दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। तो एक स्ट्रैंड ये सेपरेट हुआ और एक स्ट्रैंड ये सेपरेट हुआ। ये स्ट्रैंड कैसा था? N15। ये स्ट्रैंड कैसा था? N15। अब आपके पास सोर्स क्या अवेलेबल है? नाइट्रोजन 14। तो अगर आप नया स्ट्रैंड बनाओगे तो क्या बनेगा? सामने 14 बनेगा, इसके भी सामने क्या बनेगा? 14 बनेगा। मतलब इसके पास क्या हुआ? N14। इसके पास क्या आएगा? N14। अब बताओ, ये 15 एंड 14 का मिक्सर है, तो इसको हमने बोल दिया हाइब्रिड। क्या बोल दिया? हाइब्रिड। अब बताओ, इसकी डेंसिटी पिछले वाले से कम होगी ना? डेंसिटी क्या होगी इसकी? कम। सही बात है। चल, फिर हमने क्या किया, इसको और 20 मिनट के लिए छोड़ा। मतलब अगर स्टार्टिंग से कैलकुलेट करेंगे तो 40 मिनट हो जाएगा, और अगर पिछली जनरेशन से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी ने 40 मिनट लिख रखा है, मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन चल रही है। 40 मिनट के बाद क्या होगा कि भैया ये सब स्ट्रैंड भी अलग होंगे। ये अलग हुआ, ये इधर अलग हुआ, दो येलो कलर के थे ये अलग हुए। ये 15 था तो इसके सामने क्या बन गया? 14। ये 14 था तो इसके सामने 14 ही बनेगा कि भैया अब लेवल ही मेरे पास 14 है, तो इसके सामने 14 बना और इसके सामने 14 बना। तो अगर अब आप देख रहे हो टोटल डीएनए कितने मेरे पास? 4 स्ट्रैंड हैं। आउट ऑफ 4 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड कैसे हैं? हाइब्रिड, और 2 स्ट्रैंड कैसे हैं? नॉर्मल या लाइट। अगर मैं बात करूं पिछली जनरेशन में कितने डीएनए थे? कितने स्ट्रैंड? 2 स्ट्रैंड, और दोनों स्ट्रैंड कैसे थे? हाइब्रिड। इस जनरेशन में कितने हैं? 4। 4 में से 2 कैसे हैं? हाइब्रिड। यानी 50% स्ट्रैंड कैसे दिख रहे हैं? पिछली जैसे तो दिख रहे हैं, हाइब्रिड। तो अगर आप इसका भी आगे देखोगे तो फिर से अगली जनरेशन में जो बनेगा उसका 50% फिर से पिछली जनरेशन से क्या कर रहे होंगे? मैच कर रहे होंगे। यही है सेमी कंजर्वेटिव नेचर। और इस बात को प्रूव किसने किया था? मिशेल्सन एंड शटल ने। तो आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट में चल के आ रहा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ तो पहले क्या था, ये रेड वाला क्या है? हैवी है, और ग्रीन वाला क्या है? लाइट है। क्या हुआ, यहाँ दोनों के दोनों क्या थे? हैवी थे। दोनों स्टैंड सेपरेट हुए और दोनों के सामने नया स्टैंड बना, और कौन सा बना? ग्रीन, यानी लाइट लाइट। तो कौन सा हो गया? हाइब्रिड। डेंसिटी कहाँ आई? हाइब्रिड पे आ गई। फिर क्या हुआ, अगले जनरेशन में ये चारों अलग अलग हुए, तो एक ग्रीन एक रेड एक रेड एक ग्रीन, ऐसे हुआ होगा। ग्रीन ही बनेगा क्योंकि आपका मीडियम कौन सा है? NH4Cl, और इसमें नाइट्रोजन कौन सा है? 14 वाला है। तो अब क्या होगा, ग्रीन इसके सामने ग्रीन, इसके सामने ग्रीन, सबके सामने बन गया। तो ये दो कैसे हैं? हाइब्रिड। और दो कैसे हैं? लाइट। हाइब्रिड दो है आउट ऑफ 4, यानी 50%। यानी 50% कैसे मैच कर रहा है? पिछली जनरेशन के जैसा दिख रहा है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन को क्या बोल देते हैं? सेमी कंजर्वेटिव बोल देते हैं। क्लियर बात? अब सुना ध्यान से। अगर हम बात करें, तो अगर हम थ्योरी की बात करें तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि इन लोगों ने ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो कहां किया है? हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम के अंदर। ठीक है ना? तो ग्रू ई कोलाई इन हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम, हैवी नाइट्रोजन
कंटेनिंग मीडियम, और वो हाईवी नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम कौन था? NH4Cl, और ये 15 वाला, सही बात है। फॉर मैनी जनरेशन, फॉर मैनी जनरेशन, यानी बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो किया, सच दैट हैवी डीएनए, हैवी नाइट्रोजन गेट इनकॉर्पोरेटेड, हैवी नाइट्रोजन get incorporated into the DNA of bacteria, into the DNA of E. coli। ठीक, फिर दूसरी बात कि हम E. coli को, जो हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए है, उसको हम नॉर्मल से अलग कैसे करते हैं? तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके। तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट used to distinguish the heavy DNA from नॉर्मल डीएनए, यानी हैवी डीएनए को बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, हैवी डीएनए को नॉर्मल डीएनए से डिस्टिंग्विश कैसे किया गया? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करके। अब क्या हुआ, जो हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग डीएनए था उसको हमने कहां पास किया? एक नॉर्मल मीडियम में डाल दिया, ठीक है ना। थर्ड, हैवी नाइट्रोजन कंटेनिंग E. coli transferred into medium containing normal नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन कंटेनिंग मीडियम में, एंड दैट इज NH4Cl, ठीक है। अब आपको होता है आफ्टर 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट के बाद क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। आफ्टर 20 मिनट we get intermediate density, इंटरमीडिएट डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी मतलब हाइब्रिड वाला, ठीक है ना। एंड आफ्टर 40 मिनट, आफ्टर 40 मिनट यानी 40 मिनट के बाद हमें क्या मिला? 50% विद इंटरमीडिएट डेंसिटी एंड 50% विद नॉर्मल डेंसिटी, विद नॉर्मल डेंसिटी, यानी 50% की डेंसिटी कैसी थी? इंटरमीडिएट थी, और 50% की डेंसिटी कैसी थी? नॉर्मल थी। और इसी से प्रूफ होता है कि यह डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो दो लोगों ने काम किया था, एक तो याद रखना मिचेल्सन एंड सन 1958, दूसरा टेलर एंड हिज कलीग, जिन्होंने कहाँ काम किया था? BCF हवा पर। ये भी बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर का जो एक्सपेरिमेंट था वो खत्म होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करोगे। बाकी जो बातें हैं वो हम अगली क्लास में मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की करेंगे, ठीक है।